अस्सलाम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल सीखेंगे एक्सरसाइज के। सो फर्स्ट लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल। कहते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस एंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 400√3 एंड 4। कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट की उसको वैल्यू क्या है 400√3 और जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 4 है। कहते हैं आप क्या करें, इन दोनों के दरमियान से एंगल मालूम करें। तो लेट्स सी के इसको सोल्यूशन देखते हैं। आपके पास मैग्नीट्यूड थी क्रॉस प्रोडक्ट की, मुझे मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं उसको a क्रॉस b से लिखते हैं। अगर मैग्नीट्यूड लिखनी हो ना मुझे दोनों साइड्स पे ना मॉड लगा देते हैं। ये जो हमारे पास लाइंस लगाई हैं इसको मॉड बोलते हैं। ये कहीं पे भी अगर आपने मैग्नीट्यूड लिखनी हो वहां पे लिखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है 400√3। इसी तरह से वो कह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, वो 4 थी। तो स्केलर प्रोडक्ट के बच्चे a.b से लिखते हैं। मैग्नीट्यूड लिखनी है तो दोनों साइड्स पे मॉड लगाने के इसकी इक्वल है 4 की वैल्यू है। अब a क्रॉस b जो मैग्नीट्यूड है बच्चे, a क्रॉस b क्रॉस की जगह साइन थीटा आ जाता है तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या आती है 400√3। a डॉट बी है, उसी फार्मूले को ओपन किया बच्चे, a डॉट बी की जगह ए बी कॉस थीटा आता है, डॉट की जगह कॉस थीटा आ जाता है। उसकी वैल्यू क्या थी 4। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दें तो आपके पास जो सिमिलर क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। ए बी से खत्म हो जाएगा, 4 से खत्म हो जाएगा। तो साइन ओवर कॉस बच जाएगा इज इक्वल टू √3। साइन ओवर कॉस क्या होता है बच्चे, वो tan थीटा होता है। tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा √3 के। tan थीटा इक्वल के इस साइड पे अगर इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ना बच्चे, ये tan इनवर्स हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट tan प्रेस करेंगे तो आपके पास √3 लीजिएगा, उसकी वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। या फिर आप क्या करें √3 लेके ले लें, उसके बाद जो भी वैल्यू है उसका tan इनवर्स ले लें तो आपके पास 60 डिग्री आपने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहते हैं हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। आपके पास एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ, और वो कितनी है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड है। When it is at a height of 156.8 मीटर, हाइट कितनी आपके पास गिवन है 156.8 मीटर। above the ground the stone is dropped, how long does the stone try to take to reach the ground। आपने टाइम मालूम करना है। अब देखिए इसमें सिचुएशन क्या बता रहे, कहते हैं एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी के बच्चे हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और बाकी जो भी चीज़ें उसके ऑपोजिट होती हैं ना उसको नेगेटिव लेते हैं। तो वो कहते हैं असेंडिंग सिचुएशन में, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, पॉजिटिव होगी। अब कहते हैं वो ऊपर जाके हाइट कितनी है 156.8 पे जाके ना एक पत्थर नीचे की तरफ फेंकता है। अब अच्छा जब उसने पत्थर फेंका तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब पत्थर नीचे कितना आएगा, जितनी उसकी हाइट होगी वहां तक वो नीचे जमीन तक आएगा, मतलब पत्थर का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा 156.8 होगा जमीन तक आने के लिए। और पत्थर किस तरफ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट नहीं हो गया, जहाज ऊपर की तरफ जा रहा था, असेंडिंग सिचुएशन में था, पत्थर नीचे आ रहा है तो पत्थर का जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे उसको नेगेटिव लेंगे। ये देखिए बच्चे का डिस्प्लेसमेंट जो है उसको नेगेटिव लिया, क्यों, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ग्रेविटी जो थी उसके ऊपर वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी तो वो भी क्या थी, नेगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, बाकी सारी जो चीज़ें उसके ऑपोजिट होती हैं उसको नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जहाज ऊपर की तरफ जा रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ मोशन है उसको पॉजिटिव लेंगे, बाकी सारी की सारी नेगेटिव लेंगे। हाइट पे जाके उसने एक पत्थर गिराया, पत्थर जमीन तक आने के लिए उतने डिस्टेंस ट्रेवल किया करेगा जितना उसकी हाइट थी, तो वो हमारे पास 156.8 तक नीचे आएगा। लेकिन कौन सा साइन हम लेंगे, नेगेटिव, और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही थी इसलिए वो भी नेगेटिव ली जाएगी। अब आपने टाइम फाइंड आउट करना है तो आप लोग यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, इज इक्वल टू वी.आई.टी प्लस 1/2 जी.टी का स्क्वायर। ग्रेविटी के लिए बच्चे मैंने ये क्वेश्चन ली है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने डिस्टेंस की वैल्यू लिखी नेगेटिव, मैंने वैल्यू आपको इंडिकेट करवा दी है, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास हमने पॉजिटिव ली है, बाकी नीचे की तरफ जितनी सारी हमारे पास क्वांटिटीज थी वो नेगेटिव ली है। वी है इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 19.6 1/2, डी की वैल्यू -9.8 टी का स्क्वायर। बच्चे टी हमें नहीं पता तो टी को इधर भी ऐसे ही रहने दिया, इधर टी का स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दिया। अब 2 से 9.8 को डिवाइड कर देंगे तो -4.9 आ जाएगा और ये इसी तरह से आ जाएगा। आप सारी क्वेश्चंस को एक साइड पे कर लें, इन दोनों को भी इस साइड पे ले आइए, माइनस में बच्चे इस साइड पे जाके प्लस में हो जाएगी। ये प्लस में मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस में दूसरी साइड पे जाकर माइनस में हो जाएगी, तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। अब इस सारी क्वेश्चन में से 4.9 को ना कॉमन ले लें तो यहाँ पे 4.9 बाहर निकला है तो यहाँ पे कुछ भी ना बचा, मतलब 1 बचा।
19.6 में से 4.9 कॉमन लेने का तरीका क्या है बच्चे, जो भी वैल्यू होगी ना जो आपने कॉमन लिया होता है उस वैल्यू के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। 19.6 है, इसमें से कॉमन क्या लिया है 4.9, तो मतलब इस वैल्यू को 4.9 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 आ जाएगा। 156.8 है, यहाँ से भी कॉमन आपने क्या लिया, इन सब में से 4.9 कॉमन लिया ना, तो इसमें से 4.9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इस वैल्यू को ना 4.9 के साथ डिवाइड कर दें तो 32 आ जाएगा। अब 4.9 इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, जीरो ओवर समथिंग जीरो ही होता है, तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32। अच्छा, यहाँ पे ना फैक्टराइजेशन आप इसकी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आपने फार्मूला पढ़ा होगा हमारे पास कैसे करते हैं, उसमें क्या करते हैं बच्चे, ये जो मिड टर्म होती है इसको प्लस माइनस करें तो यही वैल्यू आए, मतलब इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि जिसको प्लस माइनस करें तो 40 ही आए, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करें तो 32 टी का स्क्वायर आए, मतलब ये दो आ जाए 32 टी का स्क्वायर। तो आपने इसको इस तरह से ब्रेक किया, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, मिड टर्म ब्रेक करने को कहते हैं। आपने जो दरमियान में टर्म है इसको लिख दिया -8t प्लस 4t। अब ये देखिए, ये दो टर्म्स की फॉर्म में मैंने मिड टर्म को ब्रेक किया, अब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 40 आ रहा है, 8t में से 40 माइनस करें तो आपके पास -40 ही आ रहा है, तो ठीक है। 80 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 टी स्क्वायर ही आता है, तो आपके पास 32 टी स्क्वायर, मतलब ये मिड टर्म ठीक ब्रेक हुई हुई है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेना, आपने इन दोनों में से टी को कॉमन ले लेना, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा टी, और यहाँ पे सिर्फ 8 बच जाएगा। इधर में से कॉमन क्या लेंगे, इधर 4 ले लेंगे, बाकी टी -8 बच जाएगा। अब एक दफ़ा इसको लिख लें, टी प्लस 4 लिख लें, एक दफ़ा टी -8 लिख लें, ठीक है। अब इसको लिखें दोनों इक्वल टू जीरो, अलग अलग कर लें, टी -8 इज इक्वल टू जीरो, टी प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब ये बच्चे एक दूसरी साइड पे रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दो आंसर्स आ रहे हैं बच्चे आपके पास, लेकिन आप आंसर कौन सा भी लेते हैं बच्चे, आप प्लस वाला आंसर लेंगे क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 सेकेंड्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहते हैं, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, प्रूव दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, आपने वो प्रूव करना है। तो कहते हैं हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी है, दोनों का स्क्वायर ले लें, दोनों साइड्स पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया, दो वेक्टर्स की प्लस माइनस करके जो भी आंसर है उनके मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। और जब मैग्नीट्यूड होती है तो यूजुअली हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड रिजल्ट आता है और वेक्टर प्रोडक्ट में आपके पास वेक्टर रिजल्ट आता है, लेकिन यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो यहाँ पे स्केलर, मतलब इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ना दो तरह से लिखा जा सकता है, दो दफ़ा लिखा जाएगा, मतलब ये 2 टाइम स्केल लिया हमने दोनों साइड्स पे, तो एक दफ़ा a प्लस बी डॉट, मैंने यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट मैंने इसलिए आपको बताया है, स्केलर प्रोडक्ट इसलिए लिया क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मॉड है दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी दफ़ा मैंने a प्लस बी लिया, इस तरह से यहाँ पे भी 2 टाइम था तो मैंने इसको 2 टाइम a माइनस बी डॉट a माइनस बी लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, a को पकड़ के पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर b को पकड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो a डॉट a आ जाएगा, तो a का स्क्वायर आ जाएगा, b फिर a हमारे पास डॉट बी आ जाएगा, और फिर बाद में बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी डॉट ए आ जाएगा, मतलब ए डॉट बी ले लें या बी डॉट ए ले लें, हमने पढ़ा था वो कॉम्पिटेटिव होता है, वो फर्क नहीं पड़ता, और बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसी तरह से इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए डॉट ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी डॉट ए बी डॉट बी का स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास -2 a डॉट बी आ जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप ये वाला दरमियान वाला स्टेप ना कीजिएगा, आप डायरेक्टली इसी के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर्स का, और यहाँ पे भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है दरमियान में, -2a डॉट बी। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। मॉड का मतलब है यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, तो ये दरमियान वाला स्टेप मिस कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों साइड्स पे खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर दोनों साइड्स पे खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास -2 था, ये प्लस था, ये इस साइड पे आ जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो 4a डॉट बी आ जाएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड पे जाकर दूसरी साइड पे 0/4 आ जाएगा, 0 ही आएगा। a डॉट बी को हम कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, ए बी है तो हमारे पास ये भी दूसरी साइड पे 0 के नीचे डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा। कॉस को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये कॉस इनवर्स 0 होगा, कॉस इनवर्स 0 हमारे पास कब होता है, 90 डिग्री पे। ये कैलकुलेटर कीजिएगा शिफ्ट कॉस, तो वो 90 डिग्री आ जाएगा। और कभी भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो हम कहते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सिर्फ ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, तो जब
आप फार्मूला खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी लेंगे, दो वेक्टर्स के दरमियान कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, डॉट, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। यहाँ पे भी डॉट ही लेंगे लेकिन सिर्फ माइनस साइन की वजह से -2a डॉट भी होगा, ठीक है, बाकी सिंपल है। आगे कह रहे हैं हमारे पास अ बॉडी ऑफ मास एम एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, के एक बॉडी है उसका इनिशियल मास कितना था, कैपिटल एम, इनिशियल मास कैपिटल एम है, एट रेस्ट पे थी, स्टार्टिंग वाली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, इनिशियल वेलोसिटी वाज इक्वल टू 0। कहते हैं पहले वो एक ही ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हुआ, मतलब इनिशियली एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m था वो इनिशियली रेस्ट पे था, लेकिन जैसे वो फटता है एक्सप्लोड होता है तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 3 पीसेस में डिवाइड होता है, 2 ऑफ ईच मास m1 m/4, कि इसमें दो जो हिस्से होते हैं उनका मास होता है वो m/4 होता है। फॉर एग्जांपल ये दो मैंने इसके पार्ट लिए हैं, कहते हैं इन दोनों का जो मास है वो कितना है, m/4, तो m1 भी किसके इक्वल है, m/4 के इक्वल है, m2 भी किसके इक्वल है, m/4 के इक्वल है। दो मैथ्स के बारे में उसने बताया, तीसरे का नहीं पता हमें, तो तीसरे का मालूम कर सकते हैं, कैसे मालूम करेंगे, आप इन दोनों मैथ्स को जमा करके टोटल मैथ्स में से माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास मैथ्स हमें कैपिटल एम का पता था, इन दो ऑब्जेक्ट्स के मैसेज का हमें पता है m/4 m/4, तो इन दोनों को प्लस करके जो इनिशियल मैथ्स है उसमें से माइनस करेंगे तो आपको रिमेनिंग पता चल जाएगा। तो m/4 दोनों को प्लस किया है और हमारे पास उसको फाइनल में से माइनस कर दिया, मतलब इनिशियल मैथ्स m/4 था, ये भी m/4, मतलब हमारे पास m1 m/4 था, m2 भी m/4 था, टोटल मैथ्स में से इन दोनों मैथ्स को माइनस कर दिया, टोटल मैथ्स m था, इसमें से इस मैथ्स को भी, इस ऑब्जेक्ट के मैथ्स को भी m/4 को भी माइनस कर दिया माइनस, और इसको भी माइनस कर दिया। अब इन सबका एलसीएम क्या ले लिया, 4 ले लिया। अच्छा यहाँ भी कुछ भी नहीं था डिवीजन में, तो आपके पास ये 4m हो जाएगा, एलसीएम लेना आता होगा आपको, ठीक है, और ये इसके नीचे तो ऑलरेडी 4 था, ये -m और ये -m, ये प्लस के 4m है, ये माइनस माइनस है, -2m है, तो 4 में से 2m निकाले तो 2m आ गया, डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा m/2। तो हमारे पास जो थर्ड मैथ्स था उसका मैथ्स कितना आया, m/2। तो हमने सबसे पहले तो मैथ्स निकाला है कि आपके पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का मैथ्स पता था कैपिटल M, जब वो एक्सप्लोड हुआ तो दो जो इसके पीसीस है उनके मैसेज पता थे, m/4 और m/4, तो आपने टोटल मैथ्स में से इन दोनों मैसेज को माइनस कर दिया, m माइनस m/4 माइनस m/4, तो बाद में इन सबका एलसीएम ले लिया, नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो ये 4m, और आगे इसको प्रोसीड कर दिया, 4m में से -2m को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो थर्ड ऑब्जेक्ट था उसका मैथ्स, जो थर्ड पीस था उसका m/2 आ गया। आगे वो कह रहे हैं जो हमारे पास दो मैसेज इनके, हमें मैसेज का भी पता था 2 पीसेस के, उनकी वेलोसिटीज भी दी हुई हैं, और वेलोसिटीज बता रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट की जो पहले पीस की वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है, उसको आप नाम दे दे v1 का, मतलब पहले पीस की वेलोसिटी v1 हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड है, और जो दूसरा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, दोनों पीसेस की वेलोसिटीज भी गिवन है, और कह रहे हैं तीसरे की मालूम करें, कि इन दो के मैसेज भी पता थे, वेलोसिटीज भी पता है, कहते हैं जो तीसरा पीस आ रहा है उसकी आप वेलोसिटी भी निकालें और मैथ्स भी निकालें। मैथ्स हमने निकाल लिया, v3 अब हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और हमारे पास वो कह रहे हैं कि एक्सप्लोर जब ये हुए हैं तो ये दो जो पीसीज हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल के ऊपर एक दूसरे के साथ वो एक्सप्लोर हुए, एक दूसरे से फार अवे मूव किए। अब आपका मेन कंसर्न क्या है, आपने v3 मालूम करना है, तो उसको देखते हैं। हमारे पास ना हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर एक्सप्लोजन या बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन या आफ्टर एक्सप्लोजन, कि स्टार्टिंग में मोमेंटम इक्वल होता है बाद वाले मोमेंटम के। तो स्टार्टिंग में ओवरऑल एक ही ऑब्जेक्ट का टोटल मास था कैपिटल M और इसकी वेलोसिटी थी v, लेकिन एक्सप्लोड होने के बाद 3 मैसेज आए m1 m2 और इनकी वेलोसिटी जो थी उनको नाम दिया गया v1 v2 और v3 का। तो स्टार्टिंग का ओवरऑल मोमेंटम होता है क्या बच्चे, मोमेंटम आप लिखते हैं p इज इक्वल टू mv लिखते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग का आपके पास मोमेंटम और फाइनल जो एक्सप्लोजन के बाद जितनी चीजें आई हैं उन सब का टोटल मोमेंटम है, हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, ये दूसरे के इक्वल होते हैं। अब अगर देखें तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स का जो दो पीसीज हैं उनके मैसेज का भी पता है, वेलोसिटीज का भी पता है, और आपको ये बता रहे हैं कि दोनों जो पीसीज हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये पीस 1 है मेरे पास अलोंग दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और मेरे पास पीस 2 अलोंग दी वाई एक्सिस है, तो आपके पास वो कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपने अगर इन दोनों का टोटल मोमेंटम निकालना है तो कहते हैं आप क्या करें, इनको हेड टू टेल रूल से ऐड कर लें, मतलब आपके पास मोमेंटम है, आपके पास दो पीसेस का मोमेंटम, दोनों पीसेस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो बच्चे मोमेंटम अगर ये P1 है तो ये मेरे पास P ऊपर वाला क्या होगा, P2 होगा।
तो आप इन दोनों का क्या लें, आप इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम लें। आप P1 और P2 का क्या ले लें, रिजल्टेंट। अच्छा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्म में बन रहा होगा। अब अगर आपने इसका रिजल्टेंट मोमेंटम निकालना है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मेरे पास, हमने इसका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों साइड्स पे क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई किया, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। आपने रिजल्टेंट मालूम करना है तो आप क्या करें, दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लें। यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे और दूसरी साइड पे अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ P बच जाएगा। मतलब आप इन दोनों मोमेंटम के, इन दोनों पीसेस के जो हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, आपने उनका रिजल्टेंट मोमेंटम निकालना है। रिजल्टेंट मोमेंटम निकालने के लिए आपने वहाँ पे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो रिजल्टेंट मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, P1 स्क्वायर प्लस P2 के स्क्वायर के इक्वल। आपके पास यही फार्मूले की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। P1 हमारे पास क्या होता है, मास और वेलोसिटी होते हैं ना बच्चे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की मास कितना था, फर्स्ट पीस का, वो m/4 था, मल्टीप्लाई उसकी स्पीड कितनी थी 3, उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस सेकंड पीस जो था उसकी मास कितना था m/4, उसकी स्पीड कितनी थी 4, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास स्क्वायर है बच्चे हमारे पास, तो ये आ जाएगा। इसको डिवाइड, इसको 3/4 तो डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये देखें 4/4 जो है वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 3/4 ले लेंगे, लेकिन स्क्वायर लेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 और m स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे खाली m बचा तो m स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का बच्चे एलसीएम ले लें तो ये 9m स्क्वायर ही हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे तो 16 नहीं था तो ये 16m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर ले, 25m स्क्वायर और 4 आ जाएगा तो ये 5/m आ जाएगा। ये टोटल मोमेंटम है इन दो पीसेस का। आपके पास थर्ड पीस का हमें वेलोसिटी नहीं पता थी तो उसका मोमेंटम हम मालूम नहीं कर सकते। अब इस सारे न्यूमेरिकल में आपने मालूम क्या करना है, V3 मालूम करना है। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। ये जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लिया था, इनिशियल मास कैपिटल M था, वेलोसिटी 0 थी। इन दो ऑब्जेक्ट्स का जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, उनका रिजल्टेंट जो हमने मोमेंटम निकाला वो हमारे पास क्या था, 5m/4। जो हमारे पास थर्ड पीस था उसका m3 तो हमने मालूम कर लिया था, m/2 हमें वेलोसिटी का नहीं पता था, वेलोसिटी को V3 रहने दें। अब ये साइड टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये टर्म ऐसे ही रहने दें, ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -5/m/4 आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे m/2 है, m दोनों साइड से खत्म हो जाएगा, ये 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 2 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ ना नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि जो हमारे पास V3 होगी, डायरेक्शन ऑफ स्पीड, वो इन दोनों के ऑपोजिट होगी, कि हमारे पास जो थर्ड पीस आएगा उसकी वेलोसिटी पहले दोनों की वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, कहते हैं क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड एट एंगल 45। आपको गिवन है वेलोसिटी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड है। कहते हैं आप इसकी टाइम निकालें, हाइट निकालें और रेंज, कितनी दूर जाके गिरा, हाउ फार इट हिट्स द ग्राउंड, कितनी दूर जाके गिरेगा, मतलब उसकी रेंज निकालें। तो इनिशियल वेलोसिटी और एंगल गिवन है तो आप तीनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं, सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज प्लेस करनी है। तो ये देखिए, टाइम का फार्मूला हमारे पास होता है 2va sin थीटा ओवर g। इनिशियल वेलोसिटी में पता है, एंगल का पता है g, तो वैसे 9.8 होता है। तो वैल्यूज पुट ऑन की है, टू इनिशियल वेलोसिटी की sin 45 डिवाइडेड बाय 9.8, तो आंसर आ जाएगा। हाइट के लिए हमारे पास क्या है, सिंपली फार्मूला, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है। मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है पहले साइन थीटा लेना है फिर उसका स्क्वायर लेना, तो sin 45 पहले लेना है फिर उसका स्क्वायर लेना, डिवाइडेड बाय 2 9.8। हॉरिजॉन्टल रेंज का भी फार्मूला हमें पता है, va स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। तो इनिशियल वेलोसिटी का भी पता है, g का भी पता है, थीटा का भी पता है। अब यहाँ पर 2 थीटा, मतलब थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर साइन लेना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। आगे कहते हैं, बॉल 20 ग्राम बॉल हिट्स द वॉल ऑफ द स्क्वैश कोर्ट विद द कांस्टेंट फोर्स। आपके पास मास भी गिवन है और फोर्स भी गिवन है। आपके पास वो बता रहे हैं कि टाइम भी आपके पास 0.5 है, इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स हम क्या करते हैं, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं आप बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज 240 न्यूटन। आपके पास फोर्स गिवन है, इम्पैक्ट लास्ट फॉर द टाइम, टाइम आपके पास गिवन है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अच्छा, हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला था, वो किसके इक्वल होता है, वो इम्पल्स के इक्वल होता है, मतलब F×t के इक्वल होता है। ये हमने ना इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो इम्पल्स होता है वो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है।
तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू इम्पल्स के इक्वल है। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। फोर्स आपके पास गिवन है 240 न्यूटन, टाइम गिवन है, तो इनके पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम कह लें या इम्पल्स, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी? 60 न्यूटन सेकेंड। आगे कहते हैं स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आपके पास डायरेक्शन भी बतानी, तो मोमेंटम बच्चे उसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लग रही होगी। तो दोनों की डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स जो होगी वो सेम होगी जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। आगे कहते हैं एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड के हॉरिजॉन्टली इनिशियली एक हाइट के ऊपर जो है वो प्लेन जा रहा है, वो बता रहा है हाइट के ऊपर है। ठीक है, और हाइट पे यूजुअली बच्चे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था। तो हाइट के ऊपर उसके इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बता भी रहा है वेलोसिटी कौन सी है? हॉरिजॉन्टली। तो इसके साथ इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, हाइट के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो वी आई एक्स, एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल है। कितनी वेलोसिटी है? 200 मीटर पर सेकेंड है। हाइट आपके पास कितनी गिवन है? वो आपके पास 8000 मतलब 8 किलोमीटर थी, तो किलो की वैल्यू 1000 होती है, तो 8000 मीटर है। टू ड्रॉप ए बॉम्ब फ्रॉम द टारगेट फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब आपने उसका ये वाला डिस्टेंस x मालूम करना है। ठीक है, आपके पास g भी पता है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई वाई हमारे पास क्या होती है? वो जीरो होती है, क्योंकि हाइट से आप किसी चीज़ को फॉल करवाते हैं, मूव कर रही होती है, तो वहाँ पे बता भी रहा है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं करी। तो वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी जीरो है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी कौन सी? हॉरिजॉन्टल है, वी आई एक्स है। जी हमें पता है, डिस्टेंस का हमें पता है, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब हाइट का पता है, उसका वर्टिकल डिस्टेंस भी ले रहे हैं, और हमने फाइंड क्या करना है? ये बताना है कितनी दूर जाके गिरेगी, एक्स मालूम करना है। अच्छा, हमने ना इसके लिए पढ़ा था टॉपिक में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए ना हमने ये फार्मूला पढ़ा था, एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये हमने फार्मूलाज निकाले थे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे देखें मुझे वी एक्स आई एक्स हमें इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का तो पता है, हमें टाइम का नहीं पता। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग ये पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल के लिए। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। लेकिन इसको वर्टिकल के लिए लिखेंगे, एस की जगह क्या आ जाएगा? वाई, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस वी आई बाई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता था ना बच्चे कितनी हाइट के ऊपर है, वो तो 8000 के ऊपर थी। वी आई वाई इनिशियली तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये जीरो हो जाएगा। 1/2 उसी तरह से जी की वैल्यू 9.8 और टी का स्क्वायर। 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.9 टी का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे 4.9 टी का स्क्वायर है, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8000 को डिवाइड कर देंगे 4.9 पे। अब ये टी स्क्वायर की वैल्यू आपने टाइम की निकालनी है, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये 40.41 आ जाएगा। अब टाइम आ गया, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको पता थी 200 है। इन दोनों वैल्यूज को बच्चे जो डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास इक्वेशन थी ना अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसमें पुट कर देंगे। आपने वैल्यू पुट कर दिया इनिशियल वेलोसिटी की अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आपके पास आ गया 82 मतलब 8082। ये मीटर में है, तो यहाँ तक आंसर ओके है बच्चे। लेकिन अगर आपने इसको किलोमीटर में करना है तो बच्चे इसको 1000 से डिवाइड करके इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जा सकते हैं। आगे कह रहा है व्हाई डज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स द सेम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास जो है एंगल थीटा है, बाद में 90 माइनस थीटा है। तो कहते हैं हमारे पास रेंज सेम क्यों रहती है, और ये भी शो करें कि रेंज जो है हमारे पास आर ओवर आर प्राइम मतलब थीटा के ऊपर जो रेंज है या थीटा प्राइम के ऊपर जो रेंज है, अगर दोनों का रेशियो लें तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। तो वो हम देखते हैं। ये देखिए इनिशियल एंगल थीटा है मतलब स्टार्टिंग वाला, और बाद में 90 माइनस थीटा। तो पहले ये बताना है कि दोनों के ऊपर रेंज से देखते हैं सेम रहती है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो थीटा पुट करेंगे तो सिंपल हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो R1 हमने निकाली, थीटा 1 हमने यूज कर लिया। R2 कैसे निकालेंगे, या R प्राइम का इसको नाम दे दे, तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आ जाएगी? अब ये स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर, तो यहाँ मुझे 2 ही रहने दें, इसको ना कीजिएगा, इसको 2 थीटा ही रहने दें। ठीक है, आगे हमारे पास R2 हमने निकालनी है, वो क्या थी? हमने थीटा की जगह पे क्या पुट करना है? 90 माइनस थीटा पुट करना है। तो ये आ जाएगा 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। या फिर ये हमारे पास क्या है? साइन ब्रैकेट में दो एंगल्स हैं 180 माइनस थीटा, इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं। तो ये ना ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज होते हैं जिसको ओपन करने का ये फार्मूला गिवन है। साइन अल्फा माइनस बीटा होता है, इसको लिखते कैसे हैं? पहले साइन अल्फा फिर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, मतलब इसको ओपन करने का ये फार्मूला आपने याद करना है। साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला है।
लेकिन यहाँ पे आपके पास अल्फा बीटा की जगह एंगल कितने 180 डिग्री और -2 थीटा, तो इसको पुट कर दें तो फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, वही होगा साइन, अब अल्फा की जगह 180 आ जाएगा और कॉस बीटा की जगह 2 थीटा आ जाएगा, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा साइन कॉस 180 और साइन 2 थीटा। अच्छा साइन 180 जो होता है ना वो जीरो होता है, तो ये सारी टर्म जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, बाकी ये वाली टर्म बच जाएगी कौन सी, माइनस कॉस 180 साइन 2 थीटा, माइनस जो कॉस 180 होती है इसकी वैल्यू होती है -1 होती है, तो -180 साइन 2 थीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन 2 थीटा आ जाएगा, मतलब R2 की वैल्यू भी क्या आएगी साइन 2 थीटा बी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी आ जाएगी। तो ये ना सिर्फ आपने इसमें फार्मूला याद करना है कि साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा को ओपन करने का तरीका क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो बाकी सिर्फ वैल्यूज पुट ऑन किए हैं, इस फार्मूले को लिखा है 180 -2 थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो साइन 180 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 180 साइन 2 थीटा, तो ये साइन 180 तो वैसे जीरो हो जाएगा, कॉस 180 -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ये देखें पहले आर जो 1 था वो भी बी² साइन 2 थीटा ओवर जी था, बाद वाला भी क्या है बी² साइन 2 थीटा ओवर जी। अब इन दोनों को अगर डिवाइड भी करेंगे तो 1 के इक्वल आंसर आएगा क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है सेम है, तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम थे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.10, कहते हैं ट्रॉली ऑफ मास 1 kg आपके पास मास गिवन है, मूव कर रही है वेलोसिटी किसके साथ 10 मीटर पर सेकंड के साथ, क्लाइड्स विद ए ट्रॉली एट रेस्ट, मतलब इनिशियल मास किसी ट्रॉली का वो ये था, वो मूव कर रही थी 1 मीटर पर सेकंड के साथ, वो किसी दूसरी ट्रॉली के साथ मूव कर रही है और वो ट्रॉली किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको v2 बोल लेते हैं, वो किसके ऊपर है, वो रेस्ट पे है, ठीक है। अब वो ट्रॉली कहते हैं सिमिलर ट्रॉली, मतलब दोनों के मैसेज सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, कि एक ट्रॉली जिसका मास 1 kg था, जो स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड थी, वो सेम ट्रॉली मतलब सेम मास के साथ कोलाइड करती है लेकिन वो दूसरा मास रेस्ट पे है, तो m1 मेरे पास 1 kg होगा, m2 भी 1 kg होगा, लेकिन m1 मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड होगा, v2 मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। अब आपने मालूम क्या करना है, कहते हैं इसमें मालूम करना है कि कुलियन के बाद जो है फर्स्ट ट्रॉली रेस्ट पे आ जाती है और हमारे पास जो सेकंड ट्रॉली है ना वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ मूव करना शुरू हो जाती है। मतलब ये देखें ये दो ट्रॉली थी, ये पहली m1 है ये m2 है, ये इनिशियल वेलोसिटी v1 के साथ आ रही थी लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, ये दोनों कोलाइड की, कुलियन करने के बाद जो पहली वाली वेलोसिटी थी वो रेस्ट पे आ गई, वो मूव नहीं कर रही थी लेकिन दूसरे वाली मूव करना शुरू की, तो बच्चे कुलियन से पहले वाली ना उनको सिंपल वेलोसिटी से v1 से बोला गया, v1 की वैल्यू जो थी 1 मीटर पर सेकंड थी, v2 जो थी वो 0 थी, लेकिन कुलियन के बाद डिफरेंस करने के लिए सिर्फ ये 1 वाली होंगी और ये प्राइम इसको बोल देंगे, ये v1 क्या थी 0 आ गई, v2 किसके इक्वल आ गई, ये इसकी वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो गई क्योंकि हमने कहा था इनिशियली v1 1 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अब हमारे पास कौन सी होगी, दूसरा ट्रॉली मूव करना शुरू हो गई है 1 मीटर पर सेकंड के साथ, तो v2 किसके इक्वल आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड के साथ, लेकिन v1 किसके इक्वल आ जाएगी 0, लेकिन यहाँ पे हमने इसको कुलियन के बाद शो करना है तो इसको प्राइम का नाम दे देंगे कि v1 प्राइम इक्वल टू 0 है लेकिन v2 प्राइम जो है वो इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि उन्होंने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली है, पहले वाली रेस्ट पे आ गई, दूसरे वाली मूव करना शुरू हो गई, तो कुलियन के बाद डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ उसको प्राइम के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। कहते हैं अब आप बताएं कि ये जब कुलियन के बाद ये जो सारी की सारा चेंज है ये इलास्टिक कुलियन है, इलास्टिक कुलियन का मतलब है उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता, तो पहले मैं क्या निकालूंगी, कुलियन से पहले काइनेटिक एनर्जी निकालूंगी, फिर मैं कुलियन के बाद काइनेटिक एनर्जी निकालूंगी, फिर देखेंगे अगर दोनों सेम है तो हम कहेंगे वो इलास्टिक है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों ऑब्जेक्ट्स की कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv², अगर पहले ऑब्जेक्ट की निकालनी है तो 1/2 m1 v1² आ जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट की 1/2 m2 v2² आ जाएगा, तो वैल्यूज पुट ऑन कीजिएगा और कुलियन से पहले m1 हमारे पास 1 था, v1 भी 1 था, m2 1 था, v2 0 था, तो ये तो वैसे ही हमारे पास टर्म ये वाली 0 हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें, ये टर्म 0 हो गई, बाकी इसको सॉल्व किया हमने 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.5 आ जाएगा। अब कुलियन के बाद है तो बच्चे v1 प्राइम लेंगे और v2 प्राइम लेंगे, कुलियन के बाद सिर्फ प्राइम का चेंज आएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास वैल्यूज पुट ऑन कीजिएगा, m1 तो वैसे ही मतलब ऑब्जेक्ट मैस तो चेंज नहीं हुआ, v1 प्राइम क्या हो गई थी वो 0 हो गई थी, मतलब पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई थी 0, v2 प्राइम क्या हो गई थी 1 हो गई, तो अब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, बाकी तो वही रहेगा, लेकिन 1/2 मतलब 1/2 का स्क्वायर आएगा 0.5 जूल। अब ये कुलियन से पहले और कुलियन से बाद जो है वो सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब है कुलियन हमारे पास इलास्टिक थी। अब हमारे पास कहते हैं बी पार्ट आफ्टर द कुलियन दे स्टिक टुगेदर,
कि वो स्टिक टुगेदर है और एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड के साथ। आप बताएं ये क्या, ये इनइलास्टिक है? तो उस चीज को प्रूव करते हैं। दूसरी सिचुएशन में कहते हैं कि जब कोलाइड किए थे, कोलिजन के बाद वो एक ही दूसरे के साथ स्टिक हो गए, मतलब वो चेंज नहीं हुए और दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। दोनों की वेलोसिटी जो है वो बाद में एक जितनी है, मतलब हमारे पास v1 भी हमारे पास 0.1 होगी, 5 होगी, और v2 प्राइम भी हमारे पास 0.5 होगी। दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई है लेकिन एक जैसी हो गई है। तो आपने बताना है क्या ये हमारे पास कोलिजन जब वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक होकर एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करें, क्या ये इनइलास्टिक है? इनइलास्टिक का तरीका भी वही है कि आप कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और कोलिजन के बाद निकालेंगे। कोलिजन से पहले तो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो वो हमारे पास 0.5 जूल थी। अब कोलिजन के बाद निकालनी है। कोलिजन के बाद फार्मूला वही है लेकिन सिर्फ प्राइम हो जाएगा। अब v1 प्राइम भी हमारे पास कितनी है 0.5, v2 प्राइम भी कितनी है 0.5। तो बच्चे इसको सारे को इग्नोर करके आप सिर्फ वैल्यूज पुट ऑन कीजिएगा, ठीक है, कि कम्प्लेक्स ना करें इसको। v1 प्राइम भी 0.5, इसमें वैल्यूज पुट कर दिया 1/2, m1 की जगह 1, v1 प्राइम का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर प्लस 1/2 1 और v2 0.5 का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट ऑन कीजिएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.25 जॉल आ जाएगा। अब एनर्जी देखें चेंज हो गई है, पहले कोलिजन से पहले 0.5 थी, बाद में 0.25, तो हमने कहा ये इनइलास्टिक है। इसमें ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी में सिंपली वैल्यूज पुट ऑन कीजिएगा 1/2 m1 की v1 के स्क्वायर की और m2 1 m2 और v2 प्राइम का स्क्वायर। दोनों में जो वैल्यूज है वेलोसिटीज की वो सेम है, उसको पुट ऑन कीजिए। इस सारे को सॉल्व कीजिएगा डायरेक्टली तो 0.25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 2.11 न्यूमेरिकल है, कहते हैं रेलवे वैगन ऑफ मास आपके पास गिवन है 4 × 10⁴ kg मूविंग विद वेलोसिटी आपके पास 3 मीटर पर सेकंड है। कोलाइड विद अनदर वैगन, दूसरी वैगन के साथ इसको m2 बोल दें जो कि रेस्ट पे है, तो v2 हमारे पास क्या है 0 है। दे स्टिक टुगेदर मूव टुगेदर, दे कंबाइंड वेलोसिटी आपने मालूम। मतलब ये देखें दो वैगन थी, एक का मास m1 था, एक का m2 था। जो वैगन 1 थी वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी 3 मीटर पर सेकंड, सेकंड जो है वो रेस्ट पे थी, उसकी वेलोसिटी 0 थी। दोनों ने कोलाइड किया तो दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो गए। कोलिजन के बाद वाली जो वेलोसिटी है वो सेम है, तो आपने मालूम करना है जो सेम वेलोसिटी है कोलिजन के बाद वाली उसको मालूम करना है। मतलब आपने उनकी सेम कॉमन वेलोसिटी मालूम करनी है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। आपने ला एक पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन के। कोलिजन से पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम सेम होता है। कोलिजन से पहले वाले मोमेंटम में बच्चे वेलोसिटीज आप 1 और v2 लेंगे, लेकिन बाद में डिफरेंशिएट करने के लिए उसको प्राइम का नाम दे देंगे, v1 प्राइम और v2 प्राइम। लेकिन कोलिजन के बाद हमने कहा दोनों की वेलोसिटीज सेम होती है, कॉमन होती हैं, तो v1 प्राइम और या v2 प्राइम दोनों की बजाय पे जगह पे आप v कॉमन लिख देंगे, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है। v1 प्राइम भी इक्वल टू vc है कॉमन वेलोसिटी के, और v2 प्राइम भी vc के इक्वल है। तो v1 प्राइम की जगह पे भी vc लिख दें, v2 प्राइम की जगह पे भी vc लिख दें, मतलब दोनों की वेलोसिटीज एक जैसी हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकला? vc, कॉमन वेलोसिटी कॉमन निकल आई। m1 की वैल्यू पुट करें, m2 की वैल्यू पुट ऑन करें, इधर m1 का भी पता है, v1 का भी पता है, m2 का भी पता है, v2 का भी पता है, तो ये सारी टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ये v वेलोसिटी 0 था, वो m1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? बाकी बच जाएगा 4 × 10⁻3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 के साथ तो 12 और 10⁻4 इसी तरह से आ जाएगी। बाकी ये सारी इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये एक चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है कॉमन वेलोसिटी के साथ, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बच्चे इसको मार्क कर लीजिएगा। कॉमन वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। सिर्फ वो क्या करेंगे कि आफ्टर कोलिजन के बाद दोनों वेलोसिटीज की जगह एक ही सिंबल लिख देंगे कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। v1 प्राइम की जगह पे भी v कॉमन लिख देंगे, v2 प्राइम की जगह पे भी v कॉमन लिख देंगे। दोनों में से v कॉमन निकालेंगे, बाकी वैल्यूज पुट ऑन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहते हैं हमारे पास कार ऑफ मास आपके पास है 575 kg मूविंग विद वेलोसिटी गिवन है, स्मैशेस इनटू अ रियर एंड ऑफ ए कार विद अ मास ऑफ 1575। आपके पास सेकंड मास भी गिवन है, मूविंग उसकी वेलोसिटी भी गिवन है। आपके पास मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की वेलोसिटीज m1 m2 और वेलोसिटीज जो है v1 और v2 गिवन है। कहते हैं आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इफ दी रेक्ट कार लॉक टुगेदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, तो उनकी कॉमन वेलोसिटीज निकालनी है और आपने बताना है काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना है, ठीक है। तो पहले तो कॉमन वेलोसिटीज वाला हम निकालते हैं, वो जैसे हमने इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल किया था बिल्कुल वैसे ही है। आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम।
इनिशियल मोमेंटम उसी तरह से देगा। कॉमन जो फाइनल मोमेंटम है वहाँ पे v1 प्राइम और v2 प्राइम की जगह पे आप कॉमन वेलोसिटी लिख लेंगे। v1 प्राइम की जगह पे भी v कॉमन और v2 प्राइम की जगह पे भी v कॉमन। v कॉमन को निकाल लीजिएगा, बाकी सब में वैल्यूज पुट ऑन करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को ऐड करके दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे तो कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी 7.67। अब वो कह रहे हैं हमारे पास बताएं काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुए, अगर हुआ है तो कितना हुआ है। तो पहले तो हम लोग निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है। पहले हम निकालेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों ऑब्जेक्ट्स की, फिर निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पहले काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियर निकालिए, मतलब इनिशियल। पहले ऑब्जेक्ट की m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट ऑन किए हैं, इनिशियल मास, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मास सेकंड ऑब्जेक्ट का, इनिशियल वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की। तो इन दोनों को सॉल्व करके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई है। फाइनल निकालिए हमने आफ्टर कुलियन 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, मतलब प्राइम का मतलब है कुलियन के बाद और इसके भी कुलियन के बाद, और इनकी दोनों की वेलोसिटी सेम थी तो कॉमन वेलोसिटी का नाम दिया था। इसको भी कॉमन वेलोसिटी v1 स्क्वायर बोल देंगे, इसको भी v कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर बोल देंगे क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम थी। आप चाहे दोनों में इंडिविजुअल वैल्यूज पुट कर लें या तो फिर दोनों में v c को कॉमन निकाल के m1 m2 पुट कर लें। तो आप इस तरह से डायरेक्टली वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में से v कॉमन और 1/2 निकाल के कॉमन निकाल के m1 प्लस m2 रह जाएगा। इस तरह पुट करें तब भी आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कॉमन वेलोसिटी कितनी थी 7.67, उसकी वैल्यू पुट ऑन की है, दोनों मैसेज की वैल्यू पुट ऑन की है, 1/2 पुट की है। तो हमारे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई वो ये आई। इनिशियल हमारे पास ये थी। अब आपने निकालना है कितना चेंज आया दोनों में, को माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये आपके सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल थे बच्चे। इसमें से स्टिल कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।